दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में कोन, को और मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी या गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थीं। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थीं। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे तीनों संगम दिए हुए हैं। प्रथम संगम स्थान मदुरई था और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। प्रथम संगम का स्थान था मदुरई और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम लेवाई और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि तथा तोल्कापियर ने। तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर। तो प्रथम और तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और द्वितीय और प्रथम संगम की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने और यहाँ पे द्वितीय में भी अगस्त्य ऋषि ने, साथ में तोल्कापियर ने भी। और लेकिन द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम अलेवाई। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इनके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। शिल्पाधिकारम का लेखक। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशाली पत्नी कनंगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुकुरुल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुर हैं। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल अथवा लघु वेद माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। कशाकोडी दानपत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल तथा कलम्र के राजाओं को पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी।
वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी ने लोकादित्य, एक मल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने, जो 600 से 630 ईस्वी तक के हैं, ने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों बुतुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर, वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजेयुकोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी तंजौर, वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी और चोलों की राजधानी तंजौर, जो कि वर्तमान तंजावुर भी थी। गंगेकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी रही है। द्रविड़ देशों में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राजसिंह द्वितीय को हराकर मदुरई कोंड उपाधि धारण की थी। परांतक फर्स्ट ने राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को, यानी कि केरल के कंडलूर में परास्त किया था। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को, केरल को कंडलूर में परास्त किया। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल, यानी कि श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोन्नरूव को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महीपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड की उपाधि ग्रहण की और गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका के चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पे रुमाल के साथ कर दिया। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में
तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ। प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। कई कोट्टम में कई नाडु होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरीवारियम तालाब समिति, पोनवारियम स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उनका उत्तराधिकारी बनता था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेगी के मध्य स्थित था। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मात्वालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। मात्वालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है।
अरिकामेडु पूर्वी तट पर, पांडिचेरी यानी पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। कंबन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। कब्बन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर। नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम और वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। पांड्य राज्य, इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वानवन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरा में करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश यानी कदम्ब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, नवीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये थे विजयालय, ऑप्शन सी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, जिसने 850 ईस्वी में तंजौर, वर्तमान तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर, वर्तमान तंजावुर पर अधिकार जमा लिया था तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है विजयालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसका उत्तर है बृहदीश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर, वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा एवं लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। तो इसे शैव मंदिर या राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
और इसे राजराज प्रथम के काल में बनवाया गया था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह द्रविणशाली का सर्वोत्तम नमूना है और इसका विशाल प्रांगण 500 × 250 के आकार का है, 250। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एक एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट राजराज प्रथम के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था, ऑप्शन डी। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा उरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। क्वेश्चन नंबर 6, चोलों की राजधानी थी तंजौर, ऑप्शन डी। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर, जो कि वर्तमान में तंजावुर थी, इसके अतिरिक्त गंगैकोंडचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी और संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो ये थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन बी। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो ये हैं चोल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो ये हैं चोल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? चोल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हैं चोल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तो वो उत्तर मेरूर में हैं, ऑप्शन डी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा के कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। क्वेश्चन नंबर 15, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये थे टोट्ट वारियम, जो कि उद्यान प्रशासन का कार्य देखते थे, ऑप्शन सी। चोल कालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्ट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा कथन है यहाँ पे, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन हुआ सी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजौर वर्तमान तंजावुर अभिलेख के अनुसार सिंघल यानी कि श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल चेर के राजाओं का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ का
भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चेर राज्य यानी कि केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। अतः दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है चतुर्भुज। चतुर्भुज है ऑप्शन सी। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? तो ये है नटराज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो ये चोल कला का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में, ऑप्शन ए। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 22, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा है, अपने दाएं कान में यानी कि राइट कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं और बाएं कान में एक महिला का। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। भगवान शिव की नटराज मुद्रा की मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाशक का प्रतीक प्रदर्शित है। उनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने प्रदर्शित किया गया है, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 23, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोत्तुंग प्रथम के, ऑप्शन ए। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो ये चोल थे, ऑप्शन ए। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज और पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव आदि द्वीपों की विजय की थी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यहाँ पे स्टार है, इसका उत्तर देखते हैं। प्राचीन हिंदू राजवंशों के सभी सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती थी। तो यहाँ पे सभी सम्राट, सभी हिंदू राजवंश, प्राचीन हिंदू राजवंश के सभी सम्राट ऐसा करते थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वो राजेंद्र प्रथम थे, ऑप्शन बी। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया।
राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया और 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया तथा सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 27, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये थे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो ये थे राजराज प्रथम, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोलीवर्मन था जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। यह विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक तथा महान निर्माता भी था। राजराज प्रथम ने एक स्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि की नाप कराई। तो ये कौन थे? राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 30, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो ये थे राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जननाथ मंगलम रखा। राजराज शैव मतावलंबी था। उसे शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 31, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये थे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप श्रीलंका विजय या सिलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। यद्यपि राजराज प्रथम ने भी श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के कुछ प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर उसका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। संपूर्ण श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये थे कुलोत्तुक प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुक प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पे दोनों ही कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए। चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए हैं। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखा में जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप इन युग्मों को एक बार देख लीजिए। सीधा हम इसके उत्तर को देखते हैं।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पहला और तीसरा। एरपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती है, एरपत्ती चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी कि ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा कुर्रम कहा जाता था। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी कि ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर या अथवा तकुर्रम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नानदेशी और मणिग्राम दोनों ही थी, सी और डी। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था, नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारी संघ हैं मणिग्रामम, नानदेशीस यानी कि नानदेशी, वलेंग, बलंजियर, इंदगे आदि। मणिग्रामम नानदेशीस दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था? तो ये था तगर, ऑप्शन ए। तगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, यह कल्याण तथा वेगी के मध्य स्थित था। क्वेश्चन नंबर 37, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था, ऑप्शन सी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो थे चालुक्य, ऑप्शन बी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। वह एक अच्छी कवयित्री भी थीं। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया था। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी के उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। इस वंश की विजय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किया था। क्वेश्चन नंबर 39, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी, ऑप्शन ए। बीजापुर कर्नाटक जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6ठी-7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 40, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है, ऑप्शन बी। एहोल प्रशस्ति बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि दक्षिण ब्राह्मी है। भाषा संस्कृत तथा लिपि जो है वो दक्षिण ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। अतः इस अभिलेख में कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था?
तो ये है नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी। नरसिंहवर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी पल्लव वंशीय शासक था। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंहवर्मन प्रथम को लंका के एक राजकुमार मानवर्मा से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द घोतक है। तो ये काली मिर्च का है, ऑप्शन डी। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। क्वेश्चन नंबर 44, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो ये आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, ऑप्शन ए। हल्बी भाषा छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि भूभागों में बोली जाने वाली भाषा है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। इसे उड़ीसा एवं मराठी भाषा की विकास यात्रा के मध्य संक्रमणकालीन भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण एवं काव्य से, ऑप्शन से। तोल्काप्पियम के प्रणयनकर्ता तोल्काप्पिय ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे और यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 46, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, शिल्पाधिकारम का लेखक था इलंगो, ऑप्शन ए। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं, मैच, और सीधा मैच देखते हैं इसका। तिरुकुरल दर्शन है, तोल्काप्पियम व्याकरण है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणि मैकले वणिक कथा है। तिरुकुरल दर्शन है, तोल्काप्पियम व्याकरण है, शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणि मैकले वणिक कथा है। क्वेश्चन नंबर 49, शैव संतों के लेखक के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है। तिरुमुराय, ऑप्शन डी। शैव संतों के लेखन के संग्रह तिरुमुराय को 5वां वेद भी समझा जाता है। तिरुमुराय तमिल भाषा में शिव की स्तुति में 6वीं से 11वीं शताब्दी तक तमिलनाडु के विभिन्न कवियों द्वारा गीतों या भजनों का 12 खंड का संकलन है। वेदों तथा शैव आगमों के साथ तिरुमुराय तमिलनाडु में शैव सिद्धांत दर्शन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसमें वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, सही है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम काल में रचित कविताओं से तत्कालीन दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का ज्ञान होता है। संगम कविताओं के माध्यम से हमें तत्कालीन दक्षिण भारत की भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल समाज उत्तर भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित था, जबकि संगम कविताओं में समर शौर्य के वर्णन के साथ साथ जादुई ताकतों में भी विश्वास व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो ये अरिकामेडु से है, ऑप्शन डी। अरिकामेडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है।
यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था अरिकामेडो, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो यह है अरिकामेडो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह है अरिकामेडो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, ऑप्शन बी। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब रखने के लिए किया जाता था। अरिकामेडो के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, चेर का, पांड्य का और चोल का हुआ है, ऑप्शन ए। कदम्ब का नहीं हुआ है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ये है पल्लव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ये तमिल भाषा में है, कुरल, ऑप्शन बी। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। कुरल जो है वो तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्रह्मा के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो ये है कुरल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? तो ये है कब्बन द्वारा रचित कंब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे कथन सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी। तमिल क्षेत्र के सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्रह्मांडीय अवधारणा का विरोध किया। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं और सूचियों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है, चंदेल खजुराहो से, चालुक्य बादामी से और पल्लव पनमले से। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर स्थित है। खजुराहो, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों की कला के इतिहास का प्रसिद्ध उदाहरण आज भी विद्यमान है। यहाँ के मंदिर विष्णु, शिव, जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर है। बादामी कर्नाटक स्थित चालुक्यों की राजधानी थी और पनमले पल्लवों से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो ये मणिग्रामम था, ऑप्शन डी। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल शासक परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों यानी कि बुतुंग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजेयु कोंड की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 65, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो इस यहाँ पे उत्तर में स्टार बना हुआ है, सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1250 ईस्वी के आसपास होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। होयसल और पांड्य राज्य ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों की अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके पश्चात चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी। उसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल, पांड्य आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उत्तर विकल्प डी हो सकता है। विकल्प डी हो सकता है और विकल्प डी में क्या है? मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 66, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 67, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेर वंश से संबंधित था। उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। यह संगम युग का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। क्वेश्चन नंबर 68, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो ये वेंगी नदी थी, ऑप्शन डी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिरुनेलवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे तोंडी और मुशीरी तीसरा और चौथा सही है, ऑप्शन सी। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 70, संगमकालीन साहित्य में कौन, को, मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये राजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ऑप्शन डी। संगमकालीन साहित्य में कौन, को, मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। क्वेश्चन नंबर 71, तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। पहला और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम है और उसका स्थान और अध्यक्षता, तो प्रथम संगम का स्थान था मदुरई और उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। और दूसरा संगम
उसका स्थान था कपाटपुरम अलेवाई और अध्यक्षता किया था अगस्त्य ऋषि और बाद में तोल्कापियर ने। तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और इसकी अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस चीज़ को। प्रथम संगम का स्थान था मदुरई, अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम का स्थान था कपाटपुरम अलेवाई और अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि, बाद में तोल्कापियर ने। और तृतीय संगम का स्थान था मदुरई और अध्यक्षता की थी नक्कीरर ने। क्वेश्चन नंबर 72, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ये हैं अगस्त्य ऋषि, ऑप्शन बी। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्होंने दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए थे। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तमिल साहित्य के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, सीधा इसका उत्तर देखते हैं। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी राजा था। रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय का विस्तृत इतिहास ज्ञात होता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री के साथ संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन किया था। पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है यहाँ पे राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। तो यहाँ पे इसे सीक्वेंस में लगाना है। तो पहला सीक्वेंस है महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई और उसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई। फिर उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ और उसके बाद आता है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। और एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घटनाओं का सही काल क्रम है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना 600 से 630 ईस्वी। गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना 750 से 770 ईस्वी। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 836 से 885 ईस्वी। परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना 907 से 953 ईस्वी। नोट, ध्यातव्य है कि प्रतिहारों का उदय मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी के अधीन हुआ, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे चोल और तंजौर, चेर और पुडुचेरी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोचीन तथा मालाबार का कुछ भाग सम्मिलित था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। तो एक बार देख लेते हैं। चेर की राजधानी वांजी थी, पल्लव की कांचीपुरम, पांड्य की मदुरई, चोल की तंजौर और होयसल की द्वार समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहले है महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम और उसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी और नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो ये हैं मातवालीन, ऑप्शन डी। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 78, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो ये हैं चालुक्य, ऑप्शन ए। राजपूत ने किया है, मौर्य ने किया है और गुप्तों ने भी किया है। ऑप्शन ए चालुक्यों ने नहीं किया है।
दिए गए विकल्प में चालुक्य वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था। इनका शासन मुख्यतः दक्कन एवं दक्षिण भारत में केंद्रित था। इनकी राजधानी बादामी यानी कि वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का सर्वप्रथम शासक था जिसने हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया था। इनके अतिरिक्त चालुक्यों की कुछ छोटी शाखाएं भी थीं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कल्याणी के चालुक्य थे। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो ये चालुक्य के राजा कुमारपाल थे। ऑप्शन बी। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 80, कदंब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। वनवासी ऑप्शन बी। कदंब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश कदंब की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदंब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। उल्लेखनीय है कि तंजौर वर्तमान तंजावुर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। तंजौर चोलों की, कांची पल्लवों की और बादामी चालुक्यों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो ये था मोटुपल्ली। मोटुपल्ली ऑप्शन बी। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। यह समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। इटली यात्री मार्को पोलो ने इस स्थान का दौरा किया था। मार्को पोलो ने काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में उल्लेख किया। 13वीं शताब्दी के मध्य के गणपति राजाओं द्वारा जारी मोटुपल्ली शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब जल, हाथी दांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च आदि वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 82, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये थे पांडे। ऑप्शन सी। दक्षिण भारत के पांडे वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांडे वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया। इनकी राजधानी मदुरई थी। क्वेश्चन नंबर 83, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो ये चेर थे जिन्होंने स्थापित किए। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 84, मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई, मदुरा में। ध्यातव्य है कि मदुरा पांडवों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम और तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य एवं नकीरर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 85, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। आप एक बार इसे मैच कर लेंगे। हम सीधा इसका उत्तर देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में करवाया था। महाकाल मंदिर उज्जैन में तथा वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाकाल मंदिर उज्जैन में, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षण द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों तथा चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यों और चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।
चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है।